नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे किसका, रुहेलखंड। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। पहले चरण के मतदान के बाद अब सभी राजनीतिक दलों की नजरें पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड की मुस्लिम बहुल सीटों पर लगी हैं। यूपी चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर की 55 सीटों पर 586 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुस्लिम बहुल सीटों के चलते दूसरा चरण बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैली के जरिए मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश करते हुए नजर आए। इसकी बानगी सहारनपुर में 11 फरवरी को हुई रैली में साफ दिखाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रत्यक्ष रूप से सहारनपुर की रैली में कर्नाटक हिजाब विवाद को यूपी चुनाव से जोड़ दिया। इसके पीछे उनका तर्क मुस्लिम महिलाओं की ओर से मिलने वाली तारीफ रहा। पीएम मोदी ने कहा, मेरी तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान को देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा। पीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये ठेकेदार मुस्लिम बहन बेटियों का हक रोकने और उनकी आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। हमारी सरकार हर मजलूम, हर पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है। कोई मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म न कर सके, योगी सरकार इसके लिए जरूरी है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां एक 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई। वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा। ये इतनी बड़ी मोदी की तरफ में चली जाएगी तो घर में ही उनका राज आ जाएगा। और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। हर मजलूम, हर पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है। कोई मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म न कर सके, योगी जी की सरकार इसके लिए बहुत जरूरी है। हमने मुस्लिम देखिए, तो सुना आपने। देखिए, दूसरे चरण का जो मतदान होगा वो बहुत महत्वपूर्ण भी है और थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण है। और वो इसलिए क्योंकि जितनी भी सीटें हैं, 55 सीटें, करीब 586 प्रत्याशी मैदान में हैं और जिन सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। और हमेशा के जो आंकड़े हमने निकाल कर देखे हैं, पिछली बार का भी आंकड़ा देखें तो देखिए यहाँ पर करीब ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को बढ़त जरूर मिली थी, लेकिन अच्छा खासा स्कोर कांग्रेस और सपा ने भी किया था। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों से तब की स्थितियां भी अलग थीं, तब गठबंधन अलग तरीके से थे। इस बार कुछ अलग नजरिया है, इस बार गठबंधन भी कुछ अलग तरीके से है। तो कितना जोर मारेगा। और हमेशा ये कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो एक तरफ उनका एक सेट माइंड है जहां पर उनको वोट करना है। इस बीच ये हिजाब वाला जो घटनाक्रम हुआ, इसको भी लेकर मुझे लगता है पीएम मोदी ने बहुत स्पष्ट कर दिया। और अभी हमने उनको जिस तरीके से सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ लोगों के पेट में बहुत तकलीफ है कि यदि मुस्लिम वोटर्स या मुस्लिम महिलाएं या बहन बेटियां भी यदि हमारी तारीफ करने लगे या भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने लगे तो फिर बहुत लोगों का पेट दुखता है। और इसीलिए ये सिर्फ एक नौटंकी की गई है।
और जो कि अच्छी नहीं है। बहरहाल क्या होगा और इन तमाम घटनाक्रमों का जो वोटिंग होनी है दूसरे चरण की, उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए दीपक बघेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए अंकुर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अकमल इमाम जी हमारे साथ जुड़े हैं। अकमल इमाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आज अंकुर जी आपसे करना चाहती हूं, और आपसे इस चर्चा की शुरुआत इसलिए भी क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, और उन्होंने कहा है कि ये हिजाब वाला घटनाक्रम या अब जो सेकंड चरण की वोटिंग जो होनी है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं और सिर्फ बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के मुद्दों को जानबूझकर लाया गया क्योंकि जो विरोधी हैं उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि अब मुस्लिम्स या मुस्लिम महिलाएं या बहन बेटियां भी भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही हैं, इसलिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है या नहीं है, लेकिन जो दूसरे चरण का मतदान है जो अभी तक कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगा, क्या इस उनके वक्तव्य के बाद चीजें नॉर्मल होंगी? मैं इस बात पे तो एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो खुद बरगला रहे हैं पूरे देश को। और उनका 2014 नहीं 2013 से लगातार स्टेटमेंट निकाल लिया जाए, जिन जिन बातों पे वो देश को बरगलाने का काम किए, और मतलब इतने झूठ बोले उन्होंने, मतलब विश्व में अगर रिकॉर्ड झूठ बोलने वाले व्यक्ति का ही बने तो आदरणीय मोदी जी का नाम वर्ल्ड गिनीज ऑफ बुक में नाम उनका लिखा जाएगा कि हमारे देश के सबसे बड़े झूठ बोलने वाले कोई व्यक्ति हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और देश में उनका किसी महिला या किसी सुरक्षा की कोई मामला, उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो एक चीज जानते हैं, मंच पे किस तरीके से बोलना है, गरीबों को किस तरीके से मोटिवेट करके वोट लेना है, कैसे लोगों को भ्रमित करना है, और किस प्रकार एक झूठ का बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करना है। अपनी पूरी पार्टी के लोगों को वो बताने का काम करते हैं कि झूठ किस तरीके से बोला जाए। और दुर्भाग्य की बात यही है कि पूरा देश, पहले लोग कहा करते थे कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा, मेरा बेटा आईपीएस बनेगा, और आज देखिए दुर्भाग्य क्या है, लोग कहते हैं मेरा बेटा चौकीदार बनेगा। तो खैर ये तो दूसरी दिशा देश को मिल गई। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेके और हमारे प्रदेश के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, वो भी इस दौर में शामिल हो गए और गणना कराने के लिए मंच पे खड़े होकर तमाम चीजों की गणना कराते हैं, जबकि धरातल कुछ और कहता है और मंच कुछ और कहता है। वो कहते हैं सबको सुरक्षा दी गई, बाद में पता चलता है कि जाति विशेष को सुरक्षा दी गई। वो कहते हैं सबका साथ है, लेकिन बाद में पता चलता है वो किसी एक जाति विशेष का साथ दे रहे हैं। और पूरा समाज इस समय टारगेट पे बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के। कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा है। चुनावी जो मुद्दा है वो बाकी चीजों पे बात नहीं होनी चाहिए, अनर्गल बातों पे बात नहीं होनी चाहिए, जैसे पेट में दर्द हो गया, गर्मी शांत कर दूंगा, ठंडा कर दूंगा, ये सब चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनावी मुद्दा ये है कि आपने 5 सालों में कितना रोजगार दिया। चुनावी मुद्दा ये है कि आपने कितने उद्योग लगाए। चुनावी मुद्दा ये है कि किस तरीके से गरीबों का विकास हुआ। जो 5 किलो अन्न न दे करके जो 150 रुपया झोले पे फोटो तक छपवाया गया, इन पे बात होगी। जो गरीबों का एक तरीके से मजाक उड़ाया गया, इन पे बात करना होगा। रोजगार की बात करनी होगी, व्यवसाय की बात करनी होगी, जितनी हत्या, लूट, बलात्कार क्यों हुए, इस पे बात करनी होगी। तो इससे मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी व हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस पे नहीं बोलते हैं, क्योंकि इस पे इनका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं दब जाता है। इस पे ये चुप हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने बेरोजगार लोगों को किया है, नौजवानों को लाठी से पिटवाया है, गरीबों को 5 किलो अन्न देके 100 रुपया का अन्न देके 150 रुपए के झोले पे फोटो छपवाया अपना, नौजवानों का दुर्गत कर दिया, विद्यालय बंद हो गए, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। सारी चीजों का जिम्मेदार कौन है? सरकार इनकी। अभी इनसे पूछिए तो ये पूर्व में चले जाएंगे, इस सरकार में कौन, उस सरकार। तो ये विषय नहीं है, इस पे जवाब दीजिए, इस पे ये डिबेट करें या इस पे ये मंच पे बोले कि क्या स्थिति है हमारे प्रदेश की, गुंडाराज की क्या स्थिति है, हत्याएं कहां तक बढ़ रही हैं, इसके बाद चर्चा हो ही नहीं रही है। चर्चा सिर्फ पाकिस्तान, जिन्ना, फलाने, ये मुद्दा बिल्कुल नहीं है। ठीक, दीपक जी।
क्या लग रहा है कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इन 55 सीटों को, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं और बहुत सारी चीजें इस बीच निकल कर आई हैं। देखिए, ये सवाल मेरा इसलिए भी है क्योंकि हम पुराना रिकॉर्ड भी उठाकर देखें या वर्तमान की स्थितियों पे भी हम बात करें, एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस क्षेत्र से जातिगत समीकरण प्रभाव डालते हैं वो वैसा ही काम करता है, चाहे आप कितनी ही बात कर लीजिए। देखिए राखी जी, आज ये जितना भी बात कर रहे हैं ये माफिया राज और परिवारवाद पार्टी, इनके समय को इनको एक मौका मिला था 2012 से लेकर 17 तक। इन्होंने किस प्रकार का उत्तर प्रदेश खड़ा किया, सांप्रदायिकता की आग में उत्तर प्रदेश को झोंकने का काम किया तो वो इस परिवारवाद पार्टी ने किया। अगर गैंगस्टरों को और बलवाइयों को और दंगाइयों को अगर परिचय आश्रय देने का काम किया तो वो परिवारवादी पार्टी ने किया। अगर आतंकवादियों के केस वापस लेने का काम किया तो इस परिवारवादी पार्टी ने किया। तो ये तो इनका एक चरित्र चित्रण है। चाहे ये अपने साथ में गायत्री प्रजापति को 2017 के अंदर चुनाव मंच लेकर घूम रहे थे, जिसके ऊपर आरोप था एक दुराचार का और जिसके ऊपर आरोप था भ्रष्टाचार का। तो ऐसे इनके संस्कार हैं और ऐसे इनकी पार्टियों का चरित्र है, ये आज जनता के सामने है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बिना जात मजहब क्षेत्र भाषा को देखे हुए सबके लिए काम किया। अगर हमने एक्सप्रेसवे बनवाया तो सबके लिए बनवाया, हमने मेट्रो बनवाई तो सबके लिए बनवाई, अगर हमने फ्री राशन दिया या मकान दिए तो सबके लिए दिए। एक बहुत बड़ा एक लोक कल्याणकारी योजनाओं से जो लाभान्वित जो वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश के अंदर उत्पन्न हुआ है, बना है, जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से हमारा लाभान्वित हुआ है। और उस योजनाओं के माध्यम से जिस प्रकार से लोग जनता समर्थन कर रही है भारतीय जनता पार्टी को, हमने प्रथम चरण पर भी देखा था कि उत्तर प्रदेश की जनता ने ईवीएम भर के आशीर्वाद दिया था भारतीय जनता पार्टी को। और यही तृतीय चरण में भारतीय जनता पार्टी दोहराने वाली है, क्योंकि अभी इनकी बौखलाहट इसलिए है क्योंकि इनको भी मालूम है कि प्रथम चरण में ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए। तो दूसरे चरण में ये किसी प्रकार से एक तुष्टीकरण की राजनीति या मजहब विशेष की राजनीति या संप्रदाय विशेष की राजनीति कर ये चाहते हैं कि हम इनका कुछ भला हो जाए। पर जनता ने तो जात और जमात की पॉलिटिक्स को साफ स्वीकार कर दिया है, चाहे वो 14 हो, 19 हो, 17 हो, और ये 22 में स्पष्ट कर देगी उत्तर प्रदेश की जनता कि वो अब इन लोगों के बहकावे में आने वाले नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर 10 मार्च के अंदर राखी जी आप देखिएगा, हम भी बैठे होंगे और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। ठीक है, देखिए ये तो खैर जनता जनार्दन के हाथों में है, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि विकास के साथ साथ एक्चुअली लगातार ना यूपी इलेक्शंस पे बहुत सारी हमारी चर्चाएं रोज होती हैं और कल भी हमारी यूपी में काफी चर्चाएं हुई हैं। वहां लोगों से जब बातचीत की गई है तो वाकई में कुछ का कहना था भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कुछ का कहना था कि अखिलेश जी को आना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात जरूर जो समझ में आई वो यही थी कि आपके आरोप प्रत्यारोप से, आपके अपराध से उनको मतलब नहीं था। मोस्टली युवा जुड़े थे और उन लोगों ने ये बात कही थी हमें रोजगार चाहिए और एक आम जरूरतें जो होती हैं वो स्मूथली चलते रहे, क्योंकि रोजगार है तो हमारा घर परिवार अच्छा चलेगा, हम अच्छे से काम कर पाएंगे। आप बड़ी बड़ी चीजें जो भी करते हैं वो यूपी के विकास के लिए हो सकता है, अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए हो सकता है, लेकिन उनकी जो बेसिक चीजें हैं वो कैसे दुरुस्त होंगी इस पर फोकस करे सरकार और उसी सरकार को आना चाहिए। बाकी उनको किसी से कोई मतलब नहीं था। और ये बात मैंने डे 1 जब से इस इलेक्शन की चर्चाओं में मैं बैठी हूं अंकुर जी, तब से मैं कहते आ रही हूं कि जनता को, आम व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है कि आप कितने बड़े आयोजन कर रहे हैं, कितने बड़े लोकार्पण कर रहे हैं, कितने बड़े शिलान्यास कर रहे हैं, कितने लोगों में कानून व्यवस्था कैसी। उनको ये लगता है कि यदि उनके साथ कुछ घटना हुई उनकी सुनवाई हो जाए, उनको मूलभूत सुविधाएं मिले, उनको जो योजनाएं दे रहे हैं वो अच्छे से मिल जाए, उनको रोजगार मिल जाए, उनकी चीजें पूरी होंगी तो वो सरकार बनाएंगे गिराएंगे। क्योंकि ऐसे नहीं होगा, आप कितनी बड़ी चीजें कर लीजिए कोई फायदा नहीं होने वाला। उनको धरातल की चीजें चाहिए। जो हमारे देश के नौजवान हुए या किसान हुए या व्यापारी हुए, उनको वाकई आपने बहुत सही बात कहा, उनको व्यापारियों की अपनी सुरक्षा चाहिए, किसानों को अपने ये एमएसपी जैसे बात नहीं करते। किसान के मुद्दे में बोलना चाहूंगा, ये एमएसपी क्यों नहीं निर्धारित करते हैं? ये एमएसपी अगर निर्धारित कर देते तो जो किसानों का मूल्य है वो अपना मूल्य ले पाते। किसानों की बात नहीं करेंगे, नौजवानों की बात नहीं करेंगे कि हाँ आपको नौकरी मैं देता हूँ। ये मौखिक रूप से ऐसे ही कह देंगे कि मैं 2 करोड़ नौकरियां पर साल दूंगा, लेकिन नौकरी ये नहीं देते हैं। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि मेट्रो हमने बनवाया, इनको याद होगा कि मेट्रो लखनऊ में बनवा के और उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। उसके बाद आके कोई व्यक्ति कब्जा कर ले,
ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में कई जगहों में बना, शुरुआत अखिलेश यादव जी ने कर दिया, एक न्यू डाल दिया उन्होंने, मेट्रो चल पड़ी, डिब्बे लगने थे, सरकार नहीं आई, दोबारा उनको काम करना पड़ा, वरना अगर आई होती तो न जाने कितने जनपदों में मेट्रो ट्रेन दौड़ती। लेकिन अब रोजगार की, जहां आपने बात किया रोजगार पे बात होनी चाहिए, ये नहीं बात करेंगे। मैं पहले भी कहा, भी देखिए इन्होंने गणना करा दी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गुंडाराज था। अरे भाई 5 साल बीत गए समाजवादी पार्टी को सरकार को, 2017 में सरकार चली गई, 2017 से 22 तक आप हैं। फिर अगर आप ये कहें कि नहीं 2017 में उनकी सरकार थी, गुंडाराज नहीं खत्म कर पाए, तो मान्यवर आप किस लिए बैठे हैं? क्या आप आंकड़ा गिनवाने के लिए बैठे हैं? आप ये बताने के लिए बैठे हैं कि गुंडाराज था, ये था? इन सब चीजों से नहीं मतलब है। जनता को रोड सही चाहिए, बिजली टाइम से चाहिए, पानी सही से चाहिए, अगर व्यापारी है उसको सुरक्षा चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए, किसानों को उनका सही मूल्य चाहिए, सही टाइम पे खाद चाहिए, सही टाइम पे उनको पानी चलाने की सुविधाएं, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो चाहिए। बाकी किसान नौजवान हमारे देश का और कोई चीज इनसे मांग नहीं रहा है, लेकिन ये बातों को घुमा घुमा के उलझाए रखते हैं। ये देते क्या है? 5 किलो, मैं आपको बता एक बार कि लैपटॉप में जो फोटो अखिलेश जी का लगा हुआ था, जबकि 19,000 का एक औसत माना गया था, 19,000 का मूल्य था, तो उसमें भाजपा मुद्दों को भुनाना बड़ा अच्छे तरीके से जानती है। वो कैसे विपक्ष को घेरना है ये बहुत अच्छे तरीके से जानती है, कैसे जनता को बरगलाना है ये बहुत अच्छे तरीके से जानती है। लैपटॉप के मुद्दे पर जबकि नौजवानों को लैपटॉप मिला, नौजवान उससे लेके अध्ययन किए, शिक्षा ग्रहण किए, कई नौजवानों को कंप्यूटर चलाना, जो कंप्यूटर छूना नहीं जानते थे वो लैपटॉप चला रहे थे, तो इससे इनको दिक्कत हो रही थी। इन्होंने कहा कि बच्चों को लैपटॉप दिया गया, गलत उपयोग हो रहा, तो ये उल्टा सीधा कह के बरगलाने का काम किए प्रदेश को। और आज ये 5 किलो का राशन देते हैं, इस झोले पे प्रधानमंत्री और आदरणीय योगी जी का फोटो छपा रहता है। 1 किलो के नमक पे सोचिए, कंपनी अपना प्रोडक्ट, अपना ब्रांड उस पर लोगो लगाती है, सोचिए 1 किलो के नमक पे पैकेट पे ये लोग छपाई करते हैं। 1 किलो का नमक जब मुख्यमंत्री देते हैं तो उस पर भी अपना फोटो छाप रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आप गरीब को ये बता रहे हैं कि आप अपाहिज हो, 1 किलो नमक लायक नहीं हो, हम 1 किलो का नमक दे रहे हैं। अरे आप उसको बनाइए उस लायक कि 1 किलो का नमक नहीं, वो पूरे साल भर का नमक अपने साथ खरीद लेगा, राशन खरीद के लाएगा और गर्व से अपने परिवार को खिलाएगा, अपने बच्चे से कहेगा कि बेटे मैं कमा के ला रहा हूं और तुम्हें खिला रहा हूं। अपाहिज करके, नमक देके, चावल देके 5 किलो, ये फिर पकौड़ी छड़वाना चाहते हैं। जैसे ये आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि आपके स्टूडियो के सामने जो पकौड़े की दुकान लगी हुई है उसको आप रोजगार नहीं मानते हैं, क्या इसको रोजगार मानते हैं? और अगर यही रोजगार है तो विधायक और सांसद किस लिए बैठे हैं? इनको भी रोजगार के श्रेणी में ला के इनका भी हिसाब किताब कराया गया ना। क्यों नहीं निर्धारित करते हैं? ये विधायकों के लिए कुछ नहीं निर्धारित है, 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा और बेरोजगारों के लिए पकौड़ी निर्धारित किया जाएगा कि विधायकों का बेटा बढ़ेगा फॉरन में और जो पकौड़ी वाला पकौड़ी तल के इनको, फिर उसकी पीढ़ी भी पकौड़ी तले, उसकी आने वाली पीढ़ी अच्छी पकौड़ी तले। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। ये चाहते हैं विद्यालय बंद हो, एक एक बच्चा पकौड़ी तले, एक एक गार्जियन पकौड़ी तले और ये पकौड़ी खा खा के कहें हाँ पकौड़ी तो हमने तलवाया है तुमसे। ये मजाक उड़ाना चाहते हैं गरीबों का और किसानों का। ये एक तरीके से इनडायरेक्ट हत्या करना चाहते हैं किसानों की। अकमल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। अकमल मैम जी, मुझे ये बताइए, दूसरे चरण की जो वोटिंग होनी है, वाकई में बहुत एक ऐसा प्रश्न मैं कर रही हूँ एक आम जनता के नजरिए से, मुझे बताइए कि क्या जो बड़े बड़े शिलान्यास हुए हैं, लोकार्पण हुए हैं, चाहे राम मंदिर हो, चाहे मथुरा की बात हो, काशी की बात हो, क्राइम की बात हो या जातिगत समीकरणों की बात हो, मुझे ये बताइए दूसरे चरण की वोटिंग में किस चीज पर ज्यादा फोकस किया जाएगा? क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य सीटें। देखिए, सबसे बड़ा रोल आज की डेट में चुनाव जिस तरह से हो रहा है उसमें हमारे मीडिया का है। मीडिया जिन मुद्दे को लेकर आता है वो मुद्दे कहीं न कहीं जनता से जुड़े नहीं होते, जनता की भावना को भड़काने वाले होते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। जनता को भड़काने वाले मुद्दे चूंकि भारतीय जनता पार्टी को पसंद आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि वो मुद्दे ऐसे आए जिससे जनता के अंदर एक विद्रोह एक पैदा हो, एक लोगों का ताना बाना जो सामाजिक है वो बिगड़े और 80 और 20 की राजनीति में बांट करके और वोट की खेती अच्छे से की जा सके। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस इसी पर रहता है। अब आप देखिए,
जैसे अभी आप ही के चैनल पर कोई बोल रहा था, अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण ही आया हिजाब को लेकर के, कि हिजाब पर उन्होंने ये कहा। आखिर ये ऐसा क्यों होता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर ही इस तरीके के मुद्दे क्यों आते हैं? क्योंकि ये वहां से प्लान किए आते हैं। एक लड़की जो हिजाब पहन के जा रही है कॉलेज, और उसके पीछे 10 लड़के खड़े होकर के गले में भगवा रंग का झंडा डाल करके जय श्री राम का नारा लगा के उसको ट्रोल कर रहे हैं। क्या भगवान श्री राम यही कहते हैं? अब आपने जैसे पूछा कि किन मुद्दों पर वोट होना चाहिए, वोट तो होना चाहिए शिक्षा पर, वोट होना चाहिए रोजगार पर, वोट होना चाहिए जनता की आमदनी कैसे बढ़े इस पर। लेकिन ये सारे मुद्दे मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि हम विकास करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे इनके भाषण देख लीजिए, इनके शासन करने का तरीका देख लीजिए, ये लोग केवल और केवल विनाश की बात करते हैं। कभी शमशान और कब्रिस्तान की बात पिछली बार इन लोगों ने किया था, आपने देखा कि कोरोना काल में किस तरीके से गंगा में लाशें बहीं, किस तरीके से उन लाशों को कुत्तों ने नोचा। वो लाशें किसकी थी? मैं उन भगवाधारियों से पूछना चाहता हूं, उन 80% लोगों को जिनको बेवकूफ बनाने का काम बीजेपी कर रही है, वो लाशें किसकी थी? वो लाशें मुसलमानों की नहीं थी, वो उन्हीं के वोटर्स हुआ करते थे जिनकी वो लाशें थी, जिनको कुत्तों ने नोचा और जिनके लाशों पर से कफन खिंचवाने का काम योगी जी की सरकार ने किया। ये लोग केवल और केवल राजनीतिक धार्मिक हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग न राम को मानते हैं न रहमान को मानते हैं, वो केवल और केवल एक काम मानते हैं कि किसी तरह से सत्ता हासिल करनी है। इसके लिए राम को बेचना हो बेचो, मंदिर की बात करो, मस्जिद की बात करो, मुसलमान की बात करो, पाकिस्तान की बात करो, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता। और इन मुद्दों को हवा देने में कहीं न कहीं एक ऐसी मीडिया का एक ऐसा घराना जो व्यापारियों के हाथ में है, वो इसमें पूरा इनका साथ देता है। तो कहीं न कहीं जैसे देश की आजादी में पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान था, इतिहास गवाह है कि पत्रकारों ने इस देश की आजादी में बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन जिस तरीके से देश फिर गुलामी की ओर जा रहा है, ये पत्रकार और ये मीडिया के लोग ये भी इन पर भी उंगलियां जरूर उठेंगी कि इन लोगों ने ये बचाने नहीं आए, ये बिगाड़ने में लगे हुए थे। जब एक ऐसी सत्ता निरंकुश सत्ता थी कि जो समाज को बांट करके, समाज के अंदर बंटवारा करके और वोट लेने का प्रयास कर रही थी, तब मीडिया उन्हीं लोगों के साथ खड़ा था जो इस देश को तबाह करने में और गुलामी के तरफ ले जाने में लगे हुए थे। राखी जी, कुछ मीडिया पत्रकारों की बात हो रही है या सबकी बात हो रही है? राखी जी, कुछ हाँ, मैंने कहा कुछ लोग, हम भी मीडिया चैनल है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मैंने इसलिए सवाल किया, फिर मैं उसका जवाब देती इसलिए मैंने पूछा। मैंने राखी जी, मैंने पहला शब्द मेरा था कि कुछ ऐसे लोग, इसीलिए मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी कि आप जा कहाँ रहे हैं। जी बिल्कुल, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कारण ऐसा हो रहा है और ये बच गए, आप बच गए। नहीं, बचने की नहीं, हम सच बोलना है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग कभी हमने सच से किनारा नहीं किया। मेरे शब्दों से बच गए अकमल जी, मेरे शब्दों से बच गए, क्योंकि हम भी मीडिया ही हैं और मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। निश्चित तौर पे मीडिया ने ही इस देश को बचाया है और मीडिया के कुछ लोग बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे जर्नलिस्ट हैं वो कभी वो सत्ता से सवाल पूछते हैं और जो खराब जर्नलिस्ट हैं वो सत्ता के लिए सवाल करते हैं। ये फर्क है जर्नलिस्ट में। चलिए, अच्छा हुआ, इसलिए मैंने कहा था। ठीक है, दूसरे फेज के चुनाव की बात हो रही थी। हाँ, जल्दी से बात रखिएगा। हमने इस बात को कहा, जैसे अभी एक बड़ा मुद्दा आया था समाजवादी पार्टी के एक नेता के बेटे के राजवल सिंह के ऊपर। इन लोगों ने बहुत तेजी के साथ एक बात वायरल की कि वहां पर दलित लड़की के साथ उन्नाव का दूसरा केस। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ, योगी जी की पुलिस कर क्या रही? ये तो कहते हैं कि अपराधी सब छोड़ के भाग गए, लेकिन सच्चाई ये है कि इस तरह का हथकंडा किसी दूसरी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए भाजपा कुख्यात है। कांग्रेस के, सपा के, बसपा के सैकड़ों नेता भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। इन्होंने किसी को हायर किया, लोगों को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अपराधी होता है जिस तरीके से एक पार्टी या एक संप्रदाय या एक किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाते हैं, ये गलत है। सरकार को ये चाहिए कि अगर गलत कोई है, गलत अपने घर में है, तो उसको
को भी सुधारने का प्रयास करे। ये लोग पूरी तरह से राजनीतिक फायदे के लिए जिस निम्न स्तर पे गिर सकते हैं उसमें कहीं कुछ छोड़ते नहीं है। लेकिन जनता ने जिस तरीके से पहले फेज में इनको सबक सिखाया है, डबल इंजन ने धुआं फेंक दिया है, पहले फेज में डबल इंजन ने धुआं फेंक दिया है, दूसरे इंजन में इनका चक्का भी निकल के बाहर हो जाएगा, इसलिए उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं केवल, और कुछ नहीं। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, मैं वापस तो नहीं आ पाऊंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर चर्चा बहुत बड़ी होती है, बट समय की सीमा हो जाती है। खैर ठीक है, यूपी इलेक्शन काफी दिलचस्प हो रहा है, दूसरे चरण का मतदान होना है, मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, किन चीजों पर फोकस्ड होगा या कितना बदलाव देखा जाएगा, सीटों के जो नंबर्स होंगे, जो आंकड़े होंगे, उसमें कितना बदलाव होगा, ये देखेंगे जरूर। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।